हिंदी ग्रामर में पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रामर है ये और ग्रामर में आपको इसको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान। अब किस प्रकार से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, यहाँ देखो। माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। वाह, शाबाश, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र लिखकर और उन्हें पूरी बात बताओ, वह बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये बात हो रही है। अगला जो चित्र है उसमें देखना, लड़का पत्र लिख रहा है और नानी पत्र पढ़कर उसके मन की बात जान रही है। किसके मन की बात? लड़के के मन की बात जान रही है। भाषा के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं? जैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर, समझकर। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। ठीक है, ये क्या है? भाषा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से इंसान जो है भाषा का इस्तेमाल करता है, पशु पक्षियों की कोई भाषा नहीं होती है। ठीक है ना, पशु पक्षियों की कोई भाषा का नाम, उनकी भाषा का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भाषा की परिभाषा क्या दे सकते हैं हम, कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया ना कि भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं और सुनकर, पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। साधन, साधन यहाँ पर क्या है? साधन की बात उदाहरण के तौर पे सपोज आपको जो है रुड़की से मेरठ जाना है, 110 किलोमीटर दूरी है, तो 110 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको साधन चाहिए। या तो आप बस का सहारा लेंगे, या आप अपनी खुद की कार से जाएंगे, या खुद की बाइक से जाएंगे, या किसी ट्रक का सहारा लेंगे, तभी तो आप जो है उस कोई ना कोई साधन आपको चाहिए, तभी तो आप मेरठ पहुंच पाएंगे। तो उसी प्रकार से हम तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास कोई भाषा हो। तो इसके लिए क्या है कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। विचारों के जो हमारे जो विचार हैं, जो हमारे आइडियाज आते हैं, उनका जब हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो उसी को उस जो साधन है, उस मीन्स को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद भाषा के रूप हैं। भाषा के रूप क्या क्या हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? यानी बोलकर या सुनकर, बोलकर और सुनकर जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। यानी मुख से बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है ना। और मनुष्य ने सबसे पहले मौखिक भाषा ही, मनुष्य जो इंसान है वो सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। आपने जो बच्चा, जब कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जब इस धरती पे आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? मौखिक भाषा ही सीखता है। ठीक है ना। इसका प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। किसका प्रयोग? मौखिक भाषा का। ठीक है ना। जैसे हम रेडियो पर मन की बात सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, टेलीफोन पर, ये अपना जो मोबाइल फ़ोन पर हम बातचीत करते हैं, ये सब क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है? पढ़कर या लिखकर, यानी लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है ना। और जो लिखित भाषा है, इस भाषा के द्वारा हम अपने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य आदि, संस्कृति आदि के रूप को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसको हम अनंत काल तक क्या रख सकते हैं? इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, पुस्तक हैं, ब्लैक बोर्ड है, इन पर सब जो लिखे, उसमें कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है? लिखित भाषा।
कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा बच्चों एक भाषा और आती है जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। वो आपको अगले वाली कक्षाओं में आएंगे वो। तो सांकेतिक भाषा क्या? सांकेतिक मतलब जिसमें हम सिग्नल, इशारा, ठीक है ना, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस है ना, क्रिकेट के खेल में अंपायर क्या करता है? इशारा करता है कि भाई आउट हो गया, तो इशारा उंगली उठा लेता हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के अन्य रूप भी होते हैं, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा तो कोई है नहीं, लेकिन हमारी राजभाषा है हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हमारे देश में किस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, स्वीकार किया गया है? तो हमारे देश में वो जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में उसको मान्यता प्रदान की गई। और कब की गई थी इसको? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। किसको? हिंदी को, ठीक है ना। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। इसे देश के, हमारे देश में जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी जगह इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है और समझा जाता है। किसको? हिंदी को। इसलिए हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजभाषा हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि क्या होता है? क्या सभी मात्राओं को लिखने का माध्यम एक होता है? किसी भी भाषा के लिखने के माध्यम को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो लिपि क्या होती है? मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें हम अक्षर या वर्ण कहते हैं, और इन्हीं निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिपि के बारे में लिखा है कि किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। समझ में? कि भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या की जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि, स्क्रिप्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है उसको, ठीक है ना। और भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। विश्व की जो समस्त भाषाएं उनकी अपनी अपनी लिपि, यानी प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि होती है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि होती है। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा भाई हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप बोलेंगे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पर लिपि है, जैसे हिंदी है, देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। गुजराती भाषा की भी क्या है? देवनागरी है, ठीक है ना। तो ये जो है इसके अलावा भी हैं, जैसे पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी? गुरुमुखी होगी। कश्मीरी भाषा है उसकी लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। कोंकणी भाषा उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। अंग्रेजी भाषा की रोमन, ऐसे जो है ना। तो फ्रेंच भाषा उसकी भी क्या है? रोमन होगी। बंगाली भाषा उसकी लिपि क्या हो जाएगी? बांग्ला कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक एग्जाम्पल भी दे रहे कि देवनागरी भाषा की, रोमन लिपि की, रोमन भाषा की और गुरुमुखी भाषा की और ब्राह्मी, ये जो लिपियां हैं यहाँ पर इनके क्या दे रखा है? देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनके क्या दे रखे यहाँ पर? उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। तो ये लिपि के विभिन्न रूप हो गए। अब एक आता है बोली, ठीक है ना। बोली क्या होता है? कि सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, ठीक है ना। जब एक ही भाषा अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, ठीक है ना। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता है। इनका कोई लिखित रूप भी नहीं होता है। उन्हें सरकारी कामकाज के में कोई मान्यता नहीं होती है। प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। प्रांतों में यानी जो विभिन्न छोटे छोटे जो इलाके हैं, क्षेत्रों में, उसमें क्या गए अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोली का रूप थोड़ी दूर पर बदल जाता है। बोली का जो रूप है थोड़ी दूर पर क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इस प्रकार से बोली क्या हो गई? किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। अर्थात भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसको क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। जैसे भोजपुरी,
बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ठीक है ना, मैथिली, ये सब हम क्या हैं, ये क्या है, ये बोली है, ठीक है, डायलेक्ट जिसको कहा जाता है। अब बच्चों अब आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। भाषा और व्याकरण का बहुत क्या है, गहरा संबंध होता है, ठीक है ना। और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन के द्वारा होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है, एक ग्रामर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर ये देखो कुछ दिया गया, अगर इसमें देखो सही है गलत है, चार आदमी उधर जा रही है, चार आदमी उधर जा रही थी, दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, ये वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, या शुद्ध, इसका पता व्याकरण से चलता है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से है कि चार आदमी उधर जा रहे थे, दोनों लड़कियां खाना बना रही थी। तो ये यहाँ पर इस चीज़ का जो ज्ञान हमें करवाता है वो कौन कराता है, ग्रामर यानी व्याकरण करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए नियम होते हैं, इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है, ठीक है बच्चों। ये क्या है कि व्याकरण किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि व्याकरण क्या होता है तो आप कहेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है, ठीक है। अब आगे इसमें आगे भी आएगा आपके कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है और व्याकरण क्या होता है, ठीक है। आज की कक्षा में हमने यही पढ़ा कि भाषा की परिभाषा, लिपि उसकी परिभाषा, लिपि अलग अलग, बोली, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, मैं अगर आपसे कोई पूछे तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण आप कहेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है, ठीक है। ये व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के 3 भाग होते हैं, 3 विभाग हैं व्याकरण के। कौन कौन से, एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा क्या है, वाक्य विचार, ठीक है बच्चों। तो आज के कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसको आप जो समझेंगे, आप अपनी बुक से इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। और इसके पीछे जो आपकी जो बुक के पीछे एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़ने के बाद इसको आप सुनेंगे, अपनी बुक को आप पढ़ेंगे, तो उसके आधार पर आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, अपने जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हैं।